गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप सबों को लगातार तरह तरह से अलग अलग विषयों की बेहतरीन और शानदार शब्दों में, सरल शब्दों में ज्ञानभूत करा जा रहा है। लगातार आप इस तरह के वीडियो को आप देखते हैं और अगर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर सकते हैं। पिछला वीडियो मैंने संवैधानिक संस्थाओं पर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर बनाया था। उसमें मैंने केवल दो ही बॉडीज, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महा न्यायवादी और सीएजी यानी महालेखा परीक्षक, ठीक है, उस पर चर्चा किया, विस्तृत चर्चा किया। पिछले वीडियोस को देखिए। आज का ये वीडियो होगा उसी सेशन का पार्ट 2 होगा और आगे बढ़ाया जाएगा। आज का जिक्र होगा एडवोकेट जनरल ऑफ, ठीक है, स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का हिंदी होता है राज्य का महाअधिवक्ता। आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स। आर्टिकल 165 में राज्य के महाअधिवक्ताओं के बारे में जानकारी दी गई है। ही इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। उसे राज्य के सबसे बड़े कानूनविद के रूप में जाना जा सकता है। सबसे बड़े मतलब कानूनी विशेषज्ञ, राज्य का सबसे बड़ा कानूनी विशेषज्ञ, राज्य सरकार को सलाह देने वाला सबसे बड़ा कानूनी जानकार एडवोकेट जनरल होता है। द एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। उसे राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। और साथ ही साथ जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के प्लेजर पर डिपेंडेंट है, उसी तरह से एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया स्टेट राज्य के राज्यपाल के प्लेजर पे डिपेंडेंट है। अर्थात राज्यपाल जब चाहे उन्हें उसके पद से, उनकी पद की समाप्ति कर सकते हैं। ए पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल। जो व्यक्ति हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो, उसे राज्य का महाअधिवक्ता बनाया जा सकता है। क्या ड्यूटीज है, राइट्स है एडवोकेट जनरल के? एडवोकेट जनरल के कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य, जैसे कि टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑन द मैटर्स रेफर्ड टू हिम बाय द गवर्नर। राज्यपाल के द्वारा जो भी मैटर उनके पास भेजा जाता है उस पर कानूनी सलाह देना। टू डिस्चार्ज दोज फंक्शन कन्फर्ड अपॉन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान से जुड़े हुए जो कठिन मुद्दे हैं, कठिन जटिल प्रकार के जो विचारधाराएं हैं संविधान में, जिसको गूढ़ रहस्य कर सकते हैं, उन्हें समझने में सरकार की मदद करना, राज्य सरकार की मदद करना। ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। उन्हें बोलने का और भाग लेने का, कहां पर? बोथ द हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधान सभा और विधान परिषद में आसानी से बैठने का और बोलने का स्वतंत्र अधिकार है। हालांकि उनको वोट देने का अधिकार नहीं है किसी बिल पर, किसी भी, ठीक है। अब आते हैं हम अगला टॉपिक, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। गवर्नर ऑफ द स्टेट सेल आफ्टर एवरी 5 years, हर 5 साल में राज्य का गवर्नर यानी राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन फॉर द स्टेट। राज्यों के लिए राज्य वित्त आयोग का हर 5 साल में गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 243 का आई एंड 243 का वाई डील विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉडी। इसके बारे में जिक्र करता है कि 243 आई और 243 वाई क्या करता है, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की जानकारी प्रदान करता है। द कंपोजिशन, द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स एंड द मैनर्स ऑफ देयर सिलेक्शन इज डिसाइडेड बाय द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। कौन व्यक्ति, किस प्रकार की योग्यता रखने वाला व्यक्ति, उसके चुनने का जो तरीका होगा, ये सारे के सारे कुछ निर्धारण जो होंगे ये स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। क्या फंक्शन है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीडेड्स ऑफ टैक्स, जो टैक्स का जो नेट प्रोसीड है, मतलब कुछ हिस्सा टोल टैक्स का, फीस का, बिटवीन द स्टेट एंड लोकल बॉडीज। राज्य और लोकल बॉडीज यानी जिसको हम लोग ग्राम स्तर पर जो चुनाव होता है, पंचायत चुनाव हो या नगर पालिका का चुनाव, उनके बीच, राज्यों के बीच, राज्य और पंचायत या थर्ड टीयर के जो बॉडीज हैं उनके बीच धन का वितरण होगा। धन का वितरण, टैक्स का वितरण, फीस का वितरण इत्यादि। डिटर्मिनेशन ऑफ सच टैक्सेस
ड्यूटीज एंड टोल्स टू बी असाइंड टू द लोकल बॉडीज। किन किन क्षेत्रों पर लोकल बॉडीज के अधिकार होंगे, कहां पर वो टैक्स लगा सकते हैं, कहां पर वो चुंगी, कहां पर वो ड्यूटीज स्थापित कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसका भी निर्धारण इन्हीं के द्वारा होता है, अर्थात राज्य वित्त आयोग के द्वारा होता है। द ग्रांट्स इन एड टू बी गिवन टू द लोकल बॉडीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। राज्य का जो संचित निधि होता है उससे कितना ग्रांट अनुदान लोकल बॉडीज को मिलेगा, इसकी भी निर्धारण राज्य का वित्त आयोग करता है। मेजर्स टू बी टेकन फॉर इंप्रूविंग द फाइनेंशियल पोजीशन। लोकल बॉडीज के फाइनेंशियल वित्त स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। एनी अदर मैटर रेफर टू द कमीशंस बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। कोई भी विचार या कोई भी मतलब कहे तो मैटर, ठीक है, जिस पर राज्यपाल ने स्टेट कमीशन को, स्टेट फाइनेंस कमीशन को कहा है, उस पर वो विचार कर सकते हैं। अगला है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसको हम लोग राज्य चुनाव आयोग कहते हैं। आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, पहले उससे पहले आप स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में समझिए। टू इलेक्शन टू दी पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। जो पंचायत और नगर निगम या नगर पालिका का जो चुनाव होता है, लुक आफ्टर बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये राज्य चुनाव आयोग के द्वारा देखरेख की जाती है, उसका संचालन किया जाता है। आर्टिकल 243 का के और आर्टिकल 243 का जेड ए डील विद द इलेक्शन टू बी दी रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। रूरल यानी ग्रामीण और जो शहरी लोकल बॉडीज है उनके चुनाव का जिक्र जो है आर्टिकल 243 के और 243 के जेड ए में स्पष्ट रूप से जिक्र है। और इसका चुनाव करवाने का जिम्मेदारी, संचालन करने की जिम्मेदारी, सारा का सारा जो भार होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन पर होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, इनके चेयरमैन होते हैं। और साथ ही साथ रिमूवल ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज दी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आप ध्यान दीजिए कि सेम एज दी जज ऑफ द स्टेट ऑफ द हाई कोर्ट। जिस तरह से हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनको जिस प्रोसेस से हटाया जाता है उसी प्रोसेस से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जा सकता है, ठीक है। तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है या राष्ट्रपति के पास। टेल मी इन कमेंट सेक्शन। अगला है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। ए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड गिवन द टास्क टू कंसोलिडेट द प्लान्स ऑफ द बोथ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का ओवरऑल रोल होता है कि जो पंचायत और जो म्युनिसिपैलिटीज है उनके जो क्षेत्र में जो आने वाले जो जितने भी मतलब योजनाएं हैं उनका एक तरह से कंसोलिडेशन करना, एक तरह से निर्धारण करना, एकत्रीकरण करना। इट प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट। राज्य का जिलों के विकास में क्या योगदान हो सकता है या फिर जिलों के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जाए, उनका ड्राफ्ट तैयार करना। आर्टिकल 243 जेड डी, आर्टिकल 243 जेड डी डील्स विद द कमिटी फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। और इसके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी के लिए जो बॉडी होनी चाहिए उसका निर्धारण 243 के जेड डी में किया गया है। द कंपोजिशन, द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स इज डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ध्यान रहे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी के जो सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनका जो चुनाव होता है, उनका जो योग्यता होता है, सब कुछ सारा का सारा जो भार होता है, निर्धारण करने का अधिकार जो होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानसभा के पास होता है। 4th 5th ऑफ द कमिटी आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ये जो पंचायत और नगर निगम या नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं उसमें से 4th 5th यानी 4th 5th समझ गए कितना परसेंट? 1/5 का मतलब होता है 20%। तो 80% सदस्यों का जो चुनाव होगा वो ग्राम पंचायत और नगर पालिका के जो सदस्य जो चुने हुए गए हैं डायरेक्ट माध्यम से उनके द्वारा होगा, उन्हीं के द्वारा होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज मेंबर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो टू द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन डिस्ट्रिक्ट। और जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, कितने लोग किसी गांव से या नगर निगम से चुने जाएंगे वो उनकी जनसंख्या पर डिपेंड करेगा। किसी भी जिले की जो प्लानिंग कमेटी होगी उस कमेटी में कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण उस ग्राम और उस नगर के जिलों के प्रोपोर्शनल जनसंख्या के अनुपात में होगा। इन प्रिपेयरिंग द प्लान
डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी शुड कंसिडर द फ्लोइंग। क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं? देखिए, मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण संरक्षण की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी आधारभूत संरचना का निर्माण करने की बात हो, और जो ढेर सारे जो रिसोर्सेस है, चाहे खनिज है, चाहे वाटर बॉडीज है, जितना भी कुछ जो है, हटिया है, मेले हैं, इन सब में जो पैसा इकट्ठा होगा, जो संसाधन प्राप्ति होगी, उनका बंटवारा, ठीक है, रूरल और अर्बन के बीच कैसे होगा, इसका मैनेजमेंट कौन करेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बैठा हुआ है। एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का अलग अलग कर्तव्य होता है, उसकी जनसंख्या और साथ ही साथ उसके जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है उसके आधार पर होता है। इसी प्रकार से मेट्रोपॉलिटन कमेटी भी होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक, इंटर स्टेट काउंसिल, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतरराज्य परिषद। यह भी एक संवैधानिक बॉडी है जिसका जिक्र 263 में किया गया है। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ताकि राज्य और केंद्र के बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो, बेहतर तालमेल बन पाए, एज वेल एज अमोंग द डिफरेंट स्टेट, ताकि और साथ ही साथ न केवल केंद्र और राज्यों के बीच बल्कि राज्य और राज्यों के बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, ताकि राज्य का और साथ साथ पूरे देश का बेहतर डेवलपमेंट हो पाए। इसके लिए बनाया गया है इंटर स्टेट काउंसिल। द प्रेसिडेंट एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश सच ए काउंसिल एंड ऑल्सो डिफाइंस इट्स ड्यूटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति जो है, इनके निर्धारण करेंगे कि इसका गठन कब होगा, कौन इसके मेंबर होंगे, क्या इसके कर्तव्य होंगे, सब कुछ निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इट डिसीजन इज एडवाइजरी इन नेचर एंड नॉट बाइंडिंग। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर इंटर स्टेट काउंसिल के जो विचार है या जो भी मतलब दिशा निर्देश है, वो केवल केवल मतलब एक तरह से सलाहकारी है, ये उन पर बाइंडिंग नहीं है। उनको माने ना माने ये उन पर निर्भर है। कंपोजिशन की बात करें कि इंटर स्टेट काउंसिल में, तो द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग मेंबर्स। कौन कौन इसके सदस्य होते हैं? प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, चीफ मिनिस्टर जितने भी राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, और साथ साथ यूनियन टेरिटरीज के जिसके पास अपना मतलब विधानसभा है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी है। इसके अलावा जो प्रशासक होते हैं, जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में जो उपराज्यपाल है या प्रशासक है। गवर्नर ऑफ द स्टेट्स अंडर द प्रेसिडेंट रूल, अगर जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है उनके गवर्नर आएंगे। और 6 कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, वो भी इनके सदस्य होंगे। द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, एक स्टैंडिंग कमेटी होगा जो कि 1966 में बना था, और इसके स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर होंगे, जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर यानी केंद्र गृह मंत्रालय के जो मंत्री होंगे वो उनके चेयरमैन होंगे, गृह मंत्री उनके चेयरमैन होंगे। 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा और 9 चीफ मिनिस्टर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का जो गठन है वो आर्टिकल 280 में स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 280। ओके, इट इज कंस्टिट्यूटेड every 5th year or at such an earlier time as the president of India considered necessary। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष या इससे अधिक भी किया जा सकता है इनका गठन के लिए। ठीक है, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि वित्त आयोग का गठन कर रहा है, हालांकि प्रत्येक 5 वर्ष में जनरली होता ही है, लेकिन प्रत्येक 5 वर्ष के अलावा और भी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है या इससे पहले भी किया जा सकता है। अब इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं कि फाइनेंस कमीशन में इसका जो संरचना होता है क्या होता है। देखिए, फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन, एक चेयरमैन होता है, और 4 अदर मेंबर्स जिन्हें अपॉइंटेड किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स एंड द मैनर ऑफ देयर सिलेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ध्यान रहे, फाइनेंस कमीशन के जो क्वालिफिकेशन होंगे, जो मेंबर्स की जो क्वालिफिकेशन, जो योग्यता होगा और जो नियुक्ति का जो तरीका होगा, वो पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारण होगा, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, सदस्यों की योग्यता और उनके चुनने का तरीका पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा निर्धारण होगा। बार बार बोल रहा हूं, दे आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। उनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, वे दोबारा कार्यकाल कर सकते हैं। 4 मेंबर्स शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट द फ्लोइंग। 4 मेंबर्स जो चुने जाएंगे चेयरमैन के अलावा, उनमें से 4 जो सदस्य होंगे वो किन किन क्षेत्रों से आएंगे।
तो एक जज ऑफ द हाई कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड सच, या तो वो हाई कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज के बनने की योग्यता रखते हों, एक। दूसरा है ए पर्सन विथ स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स, जिन्हें वित्त और अकाउंट्स के बारे में अच्छी जानकारी हो सरकार का, ठीक है। ए पर्सन विथ वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स, वित्तीय मामलों में अच्छी गहन पकड़ हो, वो व्यक्ति होना चाहिए, और प्रशासक बहुत ही बेहतर होना चाहिए। ए पर्सन विद स्पेशल नॉलेज इन इकोनॉमिक्स, और अर्थशास्त्र में एक बेहतर गहन पकड़ रखने वाला व्यक्ति इसके सदस्य बनाए जा सकते हैं। क्या काम करता है फाइनेंस कमीशन? देखिए, फाइनेंस कमीशन मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट्स ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। राष्ट्रपति को किन किन मामलों में ये सलाह मशवरा देता है, निर्देश देता है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस, जो जो कर इकट्ठा किया गया, जो राजस्व इकट्ठा किया गया है टैक्स के माध्यम से, उनका बंटवारा कैसे हो राज्य और केंद्र के बीच और राज्य और राज्यों के बीच, ठीक है। एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो टोटल पैसा होता है, जो राजस्व होता है, जो टैक्स पूल होता है, उस टैक्स पूल में केंद्र और राज्यों के बीच जब बंटवारा होता है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो राज्यों को जो मिलता है, उसके बाद राज्यों के बीच जो बंटवारा होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ये निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द ग्रांट इन एड टू द स्टेट, साथ ही साथ जो ग्रांट, जो अनुदान मिलता है, उसका भी निर्धारण यही फाइनेंस कमीशन ही करते हैं। मेजर नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द लोकल बॉडीज। राज्य वित्त आयोग जो होता है वो तो सलाह मशवरा देता ही है ग्रांट की कितना प्रदान किया जाए लोकल बॉडीज को। इसके अलावा वित्त आयोग, केंद्र वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन जो होता है, वो भी राज्य की जो संचित निधि है उससे कितना पैसा कंसोलिडेटेड फंड से निकल कर राज्य वित्त आयोग के मतलब सलाह मशवरा करने के बाद उसका कुछ हिस्सा ग्रांट के रूप में लोकल बॉडीज को प्रदान किया जाता है। इनकी भी जानकारी, इनका भी पावर इनके पास है। एनी अदर मैटर रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और कोई भी मैटर जो राष्ट्रपति के द्वारा लगेगा इस मैटर पर हमारे फाइनेंस कमीशन को विचार प्रकट करना चाहिए, वो अपना विचार प्रकट कर सकते हैं उस विचार पर। क्या रोल है फाइनेंस कमीशन का? कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ये जो कमीशन है वो अपना विचार, अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जिसे पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है और उस पर चर्चा होता है। द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी। ध्यान रहे, ये जो रिकमेंडेशन, जो सलाह मशवरा जो प्रदान किया गया है, वो बाइंडरी नहीं है, ये बाइंडिंग बाध्यकारी नहीं है, ये एडवाइजरी नेचर का है। सरकार पर कोई बाध्यता नहीं है कि सरकार इस फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स को पढ़े या फिर उसको लागू ही करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर मान लेती है सरकार, ऐसा देखा गया है। फाइनेंस कमीशन इन्वेस्टिगेट्स द बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। देखिए, फिस्कल फेडरलिज्म जो है, जिसको हम लोग वित्तीय संघवाद कह सकते हैं, आर्थिक संघवाद कह सकते हैं, आर्थिक संघवाद को बढ़ावा देने, मजबूत करने, उसका व्हील, पहिया ठीक ढंग से चले, जो टैक्सों का एलोकेशन होता है एक संतुलित वे से हो, इसके लिए तो वित्त आयोग का होना बहुत ही जरूरी है। और फिस्कल फेडरलिज्म को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेवारी जो है वो हमारे वित्त आयोग को मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल जिसको शॉर्ट में कहते हैं, इसका गठन हाल ही में किया गया है। जी हाँ, 279A के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। 279A आर्टिकल 279 कैपिटल ए, इसका जिक्र किया गया जीएसटी काउंसिल के बारे में। इट्स फंक्शन इज टू मेक रिकमेंडेशन टू द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग जीएसटी। जीएसटी के संबंध में केंद्र और राज्य को क्या सलाह मशवरा दिया जाए, उसमें क्या मतलब कुछ होना चाहिए, कितने टैक्स होने चाहिए। जैसे कि आपको पता है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये जो टैक्स स्लैब्स है, इन टैक्स स्लैबों का किस तरह से समुचित मतलब निपटारा हो, इनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, और राज्य और केंद्र के बीच जीएसटी को लेकर जो विवाद है उनको सलाह मतलब एक तरह से सुधारने के लिए, एक तरह से उस पर एक निर्णय लेने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाया गया है। इट हैज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स, हैंस इट्स अ फेडरल बॉडी। अगर ये कहे तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, इसलिए पूरी तरह से एक फेडरल बॉडी है, संघात्मक बॉडी है, और वो कहीं ना कहीं संघात्मक विचारधारा को बढ़ा रहा है। उसके बाद जीएसटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग मेंबर। ध्यान रहे, दिस वुड बी अ क्वेश्चन ऑफ फॉर योर यूपीएससी। सबसे पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एज ए मेंबर। जो भी राज्य के वित्त मंत्रालय के जो विभाग होता है, उसके जो भी कोई सदस्य जो मेंबर उसके हैं, उसको इसका सदस्य बनाया जाता है। मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ चार्ज
जिसके पास रेवेन्यू राजस्व विभाग का मतलब एक तरह से सदस्य है, वो भी इसका मेंबर होता है। मिनिस्ट्री ऑफ चार्ज इन द रेवेन्यू और फाइनेंस इन एनी अदर मिनिस्ट्री नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज ए मेंबर हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि डिसीजन ऑफ द काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का जो डिसीजन होता है, आर टेकन बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स कास्ट बाय दी मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। जितने भी सदस्य जीएसटी काउंसिल में उस समय उपस्थित हैं और जो टोटल सदस्यों की जो संख्या है, ठीक है, उसका कितना हिस्सा, 3/4, 3/4 हिस्सा जब तक अपना मत नहीं देंगे, जीएसटी काउंसिल के किसी भी बिल को पास करना संभव नहीं है। यानी कोई भी बिल, कोई भी विचार तब तक पास नहीं हो सकता है जब तक 3/4 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग उनमें हामी ना भर दे। लेकिन ध्यान रहिए, जो 3/4 है उसका वेटेज का बंटवारा अलग अलग तरीके से किया गया है। द वेटेज ऑफ द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज 1/3, और जो वोट का जो पावर दिया गया है, जो कितना अधिकार है, तो 1/3, 1/3 केंद्र के पास है और जो 2/3 है वो राज्यों के पास है। अर्थात केंद्र चाहकर भी किसी भी बिल को तब तक पास नहीं करा सकता है जब तक कि 2/3 राज्य इसमें हामी ना भर दे। इट एम्स टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का हिंदी होता है सहकारी संघवाद को किस तरह से अपहोल्ड किया जाए, मतलब एक तरह से विकसित किया जाए, जो एक जरूरी है, क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच खास करके पैसे को लेकर, राजस्व को लेकर, टैक्स एलोकेशन को लेकर बहुत मतलब तानाघींची होते रहता है। क्योंकि आपको पता होगा कि केंद्र के पास टैक्स के बहुत से तरीके हैं, अर्थात राजस्व के कई स्रोत हैं, लेकिन जिम्मेवारियां कम है। राज्यों के पास जिम्मेवारियां ज्यादा है, टैक्स के एलोकेशन, टैक्स को जमा करने या उठाने का तरीका बहुत कम है। तो कैसे एक तरह से मिसमैच ना हो पाए, कैसे एक तरह से बैलेंस बन पाए और फिस्कल फेडरलिज्म और यहां तक कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया जाए, तो जीएसटी काउंसिल वन ऑफ द मैन उसमें से एक है। ओके, तो इन दिस सेक्शन आई डिस्कस ऑलमोस्ट 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आई मीन 5 इंपॉर्टेंट काउंसिल और बॉडीज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण बॉडीज के बारे में मैंने संक्षिप्त में जिक्र किया है। आप इस वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, बार बार देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा और धीरे धीरे आपका पॉलिटी सेक्शन मजबूत हो जाएगा। तो वॉच दिस वीडियो, share this video and subscribe my channels. Thanks a lot for watching this video.